पृथ्वी पर सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो इस सीक्रेट को, इस बात को जानते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, और इसीलिए वो सफल होते हैं। आपको लग रहा होगा ऐसे तो बहुत सारे सीक्रेट होते हैं, लेकिन आज जो मैं सीक्रेट आपको बताने वाला हूं ये कुछ स्पेशल है। यकीन मानिएगा, आज की बातें हो सकता है आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन जिंदगी का सच यही है, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। दूसरी चीज, अगर आप इन बातों को नहीं जानते हैं तो आप अपने जीवन में जो प्रोग्रेस चाहते हैं ना, जो सफलता चाहते हैं ना, उसे कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए इस वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा। ये वीडियो लगभग 1 घंटा या उससे ऊपर हो सकता है। यदि अभी आपके पास समय नहीं है तो मेरी छोटी सी विनती है कि आप ना इस वीडियो को कहीं ना कहीं सेव कर लीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन से शुरू करते हैं कि जनवरी आपको सपने दिखाती है। जनवरी जो है ना, वो आपको सपने दिखाती है, लेकिन दिसंबर आपको आईना दिखाता है। अब ये वीडियो चाहे आप दिसंबर में देख रहे हो या जनवरी में, आप सभी को पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं, एक चैलेंज लेते हैं आपकी लाइफ में बदलाव का, जो आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों? ये 1% सीक्रेट आप लोग नहीं जानते। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूं, और ये टेस्ट इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे इस टेस्ट में ये बताना है कि आपका माइंडसेट कैसा है। हमारे पास 2 बॉक्स हैं, अलग अलग बॉक्स हैं। इन बॉक्स से हम ये जानेंगे कि आपका माइंडसेट कैसा है, पहले ये जानेंगे और फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। समझिएगा, क्या आप मुझे बताइएगा, क्या आप एक प्रॉब्लम फोकस्ड पर्सन है जो हमेशा प्रॉब्लम देखते रहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में ये समस्या आ गई, इस व्यक्ति के कारण ये समस्या आ गई, मेरे पिताजी के कारण या मेरी माताजी के कारण ये समस्या आ गई, मेरे दोस्त तो मुझे प्रॉब्लम ही देते रहते हैं। क्या आप एक प्रॉब्लम फोकस्ड पर्सन है जो हमेशा समस्याओं को देखते रहते हैं, या फिर आप एक सॉल्यूशन फोकस्ड व्यक्ति हैं कि जैसे ही प्रॉब्लम आई आपने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं? और इसमें भी एक रेशो होता है जो आपको देखना है। प्रॉब्लम फोकस्ड व्यक्ति हमेशा क्या करता है, 80% टाइम वो प्रॉब्लम पर फोकस करता है, सिर्फ 20% टाइम जो है वो सॉल्यूशन पर फोकस करता है। और जो सॉल्यूशन फोकस्ड व्यक्ति रहता है वो प्रॉब्लम को देखेगा जरूर, लेकिन 20% समय लगाएगा उसमें, और 80% जो समय है ना, वो उसके सॉल्यूशन को निकालने में समय लगाएगा। तो पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये आपके लिए टेस्ट भी है, एक्टिविटी भी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप इन दोनों में से कौन से हैं। दूसरा, क्या आप एक ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस लेने वाले व्यक्ति हैं जब आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है? अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि जैसे ही उनकी जिंदगी में समस्या आई, वो प्रॉब्लम को देखते हैं और ओवर थिंक करने लगते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं कि यार भैया मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है, ये समस्या आ गई। उसका सॉल्यूशन निकालने पर ध्यान नहीं देंगे, खूब ओवर थिंक करेंगे। छोटी सी प्रॉब्लम है और छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उसको ओवर थिंक कर करके इतना बड़ा बना लेते हैं। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं, या फिर आप प्रॉब्लम को देखकर एक्साइटेड होते हैं? आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जैसे ही आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई, आपने कहा यार नया चैलेंज आया, चलो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी बताइएगा। तीसरा, ये बताइए कि आप टेकिंग वाले व्यक्ति हैं, हमेशा सिर्फ लोगों से, घर वालों से लेने की बात करते हैं। क्या यार मुझे गिफ्ट दो, यार मेरा बर्थडे आ गया मुझे ये दो, यार मेरे को ये चाहिए आप मुझे ये दिलाओ। क्या आप सिर्फ लेने वाले व्यक्ति हैं और लेने में ही आपको खुशी मिलती है? क्या आप ऐसे पर्सन हैं? थोड़ा बहुत देते भी हैं, इसमें भी 80-20 प्रिंसिपल लगाते हैं। क्या आप 80% समय लेने में भरोसा रखते हैं और सिर्फ 20% टाइम देने में भरोसा रखते हैं? क्या आप ऐसे लोग हैं, ऐसे पर्सन हैं, या फिर आप एक गिविंग पर्सन हैं? क्या आप 20% टाइम लेते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल से कि नहीं भाई मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, और 80% टाइम जो है आप देने में भरोसा रखते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइए कि आप टेकिंग सिर्फ लेने वाले व्यक्ति हैं या गिविंग मतलब देने वाले व्यक्ति भी हैं। और एक और चीज का आंसर करना है आपको मुझे कि आप नॉट कंसिस्टेंट व्यक्ति हैं, 6 महीने से ज्यादा किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते हैं। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना किसी काम में कंसिस्टेंट रहे, फिर वो आपको बोरिंग लगने लगता है और आप उस काम को छोड़ देते हैं। या फिर आप एक कंसिस्टेंट व्यक्ति है, आपने कोई एक टास्क पकड़ा हुआ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया है और आप उसी में लगे हुए हो, उसी को कर रहे हो। आपको मुझे ये भी बताना है। अब आपके सामने आंसर हो गया होगा, आपकी आंखें भी खुल गई होगी कि भाई आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। कई सारे लोग तो मान लेंगे इस सच को कि हाँ भाई साहब आपने सही कहा, हम जो है पहली कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं, कि हम इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि हम प्रॉब्लम फोकस करते हैं, ज्यादा ओवरथिंक स्ट्रेस करते हैं, टेकिंग वाले हैं और नॉट कंसिस्टेंट व्यक्ति हैं हम लोग।
कई लोग मुझे ऐसा कहेंगे कि हम तो नहीं है भैया, हम तो पूरा का पूरा ये वाले इंसान है, हम ये वाले इंसान हैं बढ़िया। तो अब आ जाती है एक सच्चाई बताने की बात, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये वीडियो आपकी आंखें खोलेगा। हो सकता है ये कड़वा सच हो, लेकिन आपको यदि आपने कड़वा घूंट पी लिया ना, आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। देखिए, यदि आप इस कैटेगरी में होते ना, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप एक सफल इंसान होते हैं, अपनी जिंदगी में किसी बड़े मुकाम पर होते हैं, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स जो है ना, ये क्वालिटीज जो है ना, एक सफल व्यक्ति की है। और यदि आपने 6 महीने से 10 साल तक किसी काम पे ऑलरेडी फोकस किया होता ना, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाकई में मैं ट्रुथ कह रहा हूं। तो आपको इस कड़वे सच को मानना पड़ेगा कि आप, हो सकता है इसमें से 1-2 क्वालिटी आपके अंदर हो, लेकिन मोस्टली टाइम आप इस वाले माइंडसेट में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम जा रही है और इसी वजह से आप इस वीडियो को देखने के लिए यहां आए। अब आपको समझ में आ गया होगा इन प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना है कैसे होगी। 1% सीक्रेट क्या है जो हर सफल व्यक्ति अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है। 3 चीजें हैं, 3 शब्द हैं, उनको गहराई से समझना है और उनके बारे में जानना है कि वो आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए, 3 शब्द कौन कौन से हैं। पहला शब्द है पेन। जितने भी सफल लोग होते ना, जितने भी बड़े लोग होते ना, वो पेन शब्द को बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से समझते हैं और इसीलिए वो अपनी जिंदगी में इतने सफल होते हैं। दूसरा शब्द है ईगो। ये ईगो क्या है, आपकी लाइफ को कैसे खराब कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलता है, आपके अंदर ईगो आ जाता है और किस प्रकार के ईगो होते हैं ये आपको पता नहीं होते हैं। तीसरा शब्द है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये तो कमाल का शब्द है। आप लोग बार बार कहते हैं ना कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मैं थोड़े दिन करता हूं लेकिन मुझे मोटिवेशन फील नहीं होता, फिर मैं बंद कर देता हूं किसी काम को। यदि ये 3 शब्दों को आप गहराई से समझ गए, इस पूरी क्लास को देख लिया, तो बहुत सारे सच आपके सामने आने वाले हैं और बहुत सारी चीजें आपको अपने अंदर नजर भी आने वाली है कि यार ये कमियां थी, ओके मुझे सिर्फ इतना ही शॉर्ट आउट करना है, उसके बाद मैं लाइन पे आ जाऊंगा, या नए साल में मैं कुछ तो अच्छा करके दिखाऊंगा। तो पहले शब्द से शुरुआत करते हैं और उसके हर एस्पेक्ट्स को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। लाइफ में क्या होता है ना, आप बार बार पेन को प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि पेन प्रॉब्लम होता नहीं है। इस बात को आपको गहराई से समझना पड़ेगा। पेन पावर होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। पेन प्रोग्रेस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप क्या बोलते हैं, पेन प्रॉब्लम है। पेन कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरी चीज, पेन कभी भी परमानेंट नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और पेन पावर होता है आपकी जिंदगी में, ये बात आपको समझना पड़ेगा। होता क्या है, छोटी सी कठिनाई आई आपके जीवन में, आप भाग जाते हैं, जबकि कठिनाई यदि आई है आपके जीवन में तो वो आपको मजबूत बनाती है। ये बात आपको समझ में ही नहीं आती। आगे समझेंगे पेन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पेन झेलना है, कौन सा नहीं झेलना है, सब समझेंगे। चुनौतियां आपके जीवन में आती है तो वो आपको समझदार बनाती है। पीड़ाएं आती है, तकलीफ आती है तो वो आपके जीवन में आपको शक्तिशाली बनाती है। अब होता यह है कि आप बार बार पेन से भागते हैं, पेन को प्रॉब्लम समझते हैं, और इसी कारण होता क्या है कि आपके जीवन में आप कभी भी सफलता हासिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं और इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी क्यों है, समझिएगा। उद्देश्य क्या है, पेन से भागने वाले लोग हमेशा भागते रहते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढते हैं और वहीं के वहीं अपना जीवन गुजार देते हैं, जबकि पेन का सामना करने वाले लोग सफल होते हैं। और क्यों होते हैं, उसी सीक्रेट को जानना है, इसलिए इन टॉपिक्स को सीखना जरूरी है। अब हम पेन से भागते क्यों हैं, आपको इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण होना था, उसमें मूर्ति लगना था। मूर्ति लगने के लिए एक बहुत बड़े पत्थर की जरूरत थी। कई सारे लोग जंगल गए, वहां से एक पत्थर को उठाकर लाए और उस पर छेनी और हथौड़ा चलाने लगे। जैसे ही छेनी और हथौड़ा चलाया, पत्थर से आवाज आने लगी, अरे मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो, मैं अच्छा भला जंगल में पड़ा था, मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो, क्या कारण है भाई, मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही रहने दो, मुझे परेशान मत करो। अब ये सुनकर लोगों ने कहा ठीक है भैया, इसको परेशान नहीं करते हैं, साइड में रख दिया। वहीं पर जंगल में गए, एक दूसरा पत्थर लेकर आए, और पत्थर लेकर आए, बहुत ही बड़ा पत्थर था, शानदार पत्थर था। उस पे करीबन 1 साल खूब छेनी चलाई, खूब हथौड़ी चलाई, और उस पत्थर से एक मूर्ति बनी सुंदर सी। जब वो मूर्ति बनकर रेडी हो गई तो उस मूर्ति की स्थापना हुई मंदिर के अंदर, और हजारों लोग आए और पूजा हुई, और कई समय तक उस मूर्ति की पूजा चलती रही। सारे लोग खूब गुणगान करते, बहुत अप्रिशिएट करते उस मूर्ति को कि क्या मूर्ति बनी है, वाह, और उसकी पूजा पाठ होती। लेकिन जो पहले वाला पत्थर था, जिसने दर्द नहीं सहा था, जिसने तकलीफ नहीं सही थी, वो वहीं पड़ा रहा और लोगों ने उस पर नारियल फोड़ना शुरू कर दिया।
तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि जब कोई चीज दर्द सहती है, जब कोई चीज दर्द सहती है तो वो महान बनती है, वो आगे जाती है। कहानी है, लेकिन कहानी की सीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप दर्द नहीं सहेंगे तो आपके ऊपर भी नारियल फोड़े जाएंगे या अभी फूट रहे होंगे। यदि आपके जीवन में अभी नारियल आपके ऊपर फूट रहे हैं, मतलब दर्द तकलीफ अब आपको वैसे वाला हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने पहले दर्द नहीं सहा है। वो कुछ समय का दर्द यदि आप सह लेते तो आप आगे बढ़ जाते। अब आप दर्द सहना क्यों नहीं चाहते हैं, उसके साइंटिफिक रीजन या हर चीज को, हर पहलू को समझते हैं। एक्चुअल में गलती आपकी नहीं है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। हम दर्द क्यों नहीं सहते हैं? एक्चुअल में हमारे पूर्वज जो थे उनके समय में दर्द का क्या मतलब होता था? मौत या खतरा। कि जैसे ही आपको पेन हुआ है, किसी भी प्रकार का पेन हो, हम जानेंगे कितने प्रकार के पेन होते हैं, कोई भी दर्द यदि आपको हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है कि भैया आपकी मृत्यु हो जाएगी या फिर खतरा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए जब आदि मानवों ने आग की खोज की थी, जब पहली बार किसी को चटका लगा होगा तो सोचिए कितना पेन हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। अब आज तो आपको पता है कि भाई छोटे से चटके से आपकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन पुराने समय में पूर्वजों को तो ये नहीं पता था ना। जैसे ही उनके सामने कोई जंगली जानवर या कोई नया जानवर आ जाता था तो वो घबरा जाते थे, वो डर जाते थे। उनका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो उन्हें भागने के लिए मजबूर करता था कि इस चीज से भागो, इस दर्द से भागो। क्यों? कहीं हम मर ना जाएं। और ऐसा कई बार हुआ भी कि कोई शेर आया, किसी को उठा के ले गया, किसी ने देख लिया कि भाई ये जानवर ने तो किसी को उठा ले गया। अब उस समय तो नहीं नाम रखा होगा ना कि शेर है, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने हमारे दिमाग को, पूर्वजों के दिमाग को क्या चीज मानने के लिए रेडी कर दिया कि ये खतरनाक होती है। लेकिन आज का सच कुछ अलग है। पुराना सॉफ्टवेयर अभी भी है, सॉफ्टवेयर तो वही है, लेकिन चीजें बदल गई हैं। अब यदि किसी व्यक्ति की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाए, उसे जो दुख तकलीफ हो रही है, क्या उससे मर जाएगा? नहीं ना, उसे नहीं मरेगा। वो चाहेगा तो मर सकता है, लेकिन वैसे तो नहीं मरेगा। या आपको छोटी सी चोट लग गई तो क्या आप उससे मर जाएंगे? नहीं, उसका भैया इलाज आज सफल है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत पुराना है, वो दर्द को जैसे ही देखता है उससे भागता है। इसलिए तो आपके जीवन में छोटी सी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपको क्या करता है? उस दर्द से भगाता है कि भाई भाग, काम मत कर, तू तो मर जाएगा। जबकि ऐसा है नहीं। आगे क्या होता है ये भी समझिए। हमारे जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो ऐसे ही है। उसको क्या पसंद है? हैप्पी हार्मोन्स, जैसे डोपामाइन, ये उसे बहुत पसंद है। जैसे वीडियो गेम खेलेंगे, है ना, आप किसी के साथ मस्ती करेंगे, आप किसी जगह पर घूमने जाएंगे, तो आपके दिमाग में ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे आपको पता हो कि 2 दिन के बाद आपको मनाली घूमने जाना है, तो कितने अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे। 2 दिन तक आप इतना खुश महसूस करते हैं कि यार हमें जाना है, हमें जाना है। घूमने के नाम पे ही बड़ा एक्साइटेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो डोपामाइन रिलीज करता है, हैप्पी हार्मोन्स। लेकिन यदि आपको कह दिया जाए कि 2 दिन के बाद आपका ये वाला टेस्ट है, आपका ये एग्जाम्पल है, या आपका ये फिजिकल चेकअप होने वाला है, उसमें इंजेक्शन लगने वाले हैं, तो वहां पर वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो कि हमारा दिमाग नफरत करता है उससे। तो ये हमारे ब्रेन की जो है केमिस्ट्री है कि इसको जब भी पेन मिलता है ना, तो ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है। और उसके बाद क्या करता है? ये उसको रिलीफ देने के लिए ऐसी चीजें करता है जो उसको आनंद दे, मतलब उससे डोपामाइन रिलीज करवाए। इसीलिए तो ये होता है ना कि आप बार बार वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं। देखो, रील स्क्रॉल करने में क्या हो रहा है? आपके दिमाग को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है और वहां पर बहुत सारा छोटा छोटा एंटरटेनमेंट आ रहा है। उससे क्या होता है? आपका दिमाग वहां पर क्या रिलीज करता है? डोपामाइन रिलीज करता है, हैप्पी हार्मोन्स, और आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं। इसलिए आपको उसकी लत लग रही है। जबकि ये लत कितनी खराब है या कितनी खराब होगी आपके लिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है एक और जो कारण है, हमारा दिमाग क्या करता है? हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन में लगा रहता है। उसको क्या चाहिए भैया? अपने दिमाग की एनर्जी जो है वो बची रहे, उसको खर्च नहीं करवाना है। जबकि होता क्या है, जब भी आपके दिमाग पर पेन आएगा, मेंटल एनर्जी खर्च होगी, तो उसमें बहुत सारी ताकत लगती है। जब आप कोई मैथ्स को सॉल्व करते हैं, कोई रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, कोई पजल को सॉल्व करते हैं, तो आपका दिमाग में ना पेन आता है, एक अलग प्रकार का स्ट्रेस, एंजाइटी आती है। वो छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए बहुत अच्छी होती है। थोड़े समय के लिए स्ट्रेस भी बहुत अच्छा है, ये बात आपको समझना है। तो होता क्या है, आपका दिमाग आपको आलसी बना के रखता है। क्यों? ताकि उसमें सेव रहे एनर्जी आपके सर्वाइवल के लिए। लेकिन ये जो है, जो पेन होता है, उसको आप इसीलिए इग्नोर करते हैं और सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, चीज़ों को दबाते हैं, करते नहीं, टालते रहते हैं। जिस भी चीज़ से आपको पेन मिलता है ना, उसको आप डिले करते जाते हैं, टालते जाते हैं कि यार यहाँ पेन है, इसको टालो टालो टालो। इसलिए टालने की आदत भी लगती है, क्योंकि कई बार आप पेन को सहना नहीं चाहते। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। एक और चीज़ है, फियर ऑफ अननोन हमारे दिमाग को हमेशा से रहा है।
हमें इस बात का डर नहीं है कि पापा क्या कह रहे हैं, लेकिन पापा ने कुछ कह दिया तो हमारी सेल्फ इमेज खराब हो जाएगी, इस बात का हमेशा आपको डर रहता है। तो जितनी भी फियर ऑफ अननोन होते हैं उससे हमारा दिमाग डरता है, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। अक्सर हम दर्द से नहीं डरते, बल्कि इस बात से डर लगता है कि यदि हमने दर्द महसूस किया तो उसके आगे क्या होगा, उसके आगे हमारा जीवन कैसा होगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि हम दर्द से भागते क्यों हैं, लेकिन अब हमें यह समझना है कि एक्चुअल में सच क्या है, इस दर्द का, इस पेन का सच क्या है। जितने भी महान लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उनको दर्द के बारे में ऐसी कौन सी चीज पता लग गई कि उन्हें डर नहीं लगता, वो दर्द को सहते रहते हैं। और कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दर्द सहा है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं और कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, उसकी बात करते हैं। देखो, इसको क्या कहते हैं, हार्मेसिस कहते हैं एक्चुअल में साइंटिफिक लैंग्वेज में। जब भी हम जिम जाते हैं ना तो हमारी मसल ब्रेक होती है, और जब ब्रेक होती है तो आपने देखा होगा, जितने भी बच्चे जिम गए होंगे और एक्सरसाइज की होगी या आप ग्राउंड पर रनिंग के लिए गए होंगे, तो उसके बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। क्या होता है, मसल, ये टिश्यू जो है वो टूटते हैं। जब आप उसको अच्छी डाइट देते हो तो वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन शुरू में ये नियम किसी को पता नहीं होता है, बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो हमारा शरीर जो है जब भी ब्रेक होता है वो थोड़ा तनाव महसूस करता है, उसमें पेन होता है, मांसपेशियां टूटती है। टूटने के बाद क्या होता है, पेन होता है, और उस पेन से कई सारे लोग भागते हैं। जबकि यदि उसी पेन को आप बार बार सहते रहे, रोज रोज जिम जाने लगे, तो ये न्यूरल पाथवेज बना लेगा और वो आपकी बॉडी को इंप्रूव करने में काम आएगा। जब व्यक्ति जिम जाता है तो शुरू के 7-8 दिन बहुत टफ होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टफ होते हैं। वही वो दिन होते हैं जब वो जिम छोड़ेगा या करेगा। उसको ट्रुथ नहीं पता कि भाई यही पेन जो है वो आपके शरीर को इंप्रूव कराने के लिए हो रहा है। जब डॉक्टर छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगाता है तो वो कितना रोता है, लेकिन उस बच्चे को उस समय ये नहीं पता ना कि ये जो इंजेक्शन है मेरी भलाई के लिए मुझे दिया जा रहा है। तो साइंटिफिक अप्रोच से यदि जाने तो ये जो है आपके लिए दुख वाली बात नहीं है, ये आपको सहना है, इसको सहन करना सीखना है। ये ही सीक्रेट है। जितने भी महान लोग हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, जिन लोगों ने भी सफलताएं, अति सफलताएं प्राप्त की है, आपको क्या लगता है बिना पेन के मजे मजे में ये सफलताएं प्राप्त हो गई? बिल्कुल भी नहीं। इन बड़े और इन महान लोगों ने इस दर्द को सहने का साइंटिफिक अप्रोच अपनाया है। आंकड़े देखो, 80% से ज्यादा उद्यमी जो होते हैं, मतलब बिजनेसमैन जो होते हैं, वो अपने जीवन में एक न एक बार असफल जरूर हुए हैं, असफलता का सामना जरूर किया है। इसके बाद जितने भी 90% से ज्यादा ओलंपिक एथलीट जो होते हैं, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी सीख उनकी चोट और हारों की वजह से मिली है। सोचो, इतने बड़े 90% से ज्यादा एथलीट ये कह रहे हैं कि हमको जो अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली है ना, वो हमारी जो चोट लगी है हमें, या जो हम हारे हैं, उसकी वजह से मिली है, और उसी की वजह से हमने कमबैक किया है। साइंटिफिक अप्रोच। लॉजिकली देखेंगे तो भी आपको पता होगा कि जब भी आप सोने का, लोहे का, चांदी का कोई भी आभूषण बनाते हैं तो वो तो रहता है एक डला या ईंट या पत्थर जैसा रहता है। जब उसे आभूषण बनाता है उसे कितना ठोका जाता है, कितना मारा जाता है, कितना गर्म किया जाता है। क्या आपने देखा है कभी आभूषण बनते हुए? नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। जब भी लोहे से कोई चीज बनाई जाती है तो कितना गर्म किया जाता है उसे, हाईएस्ट जो डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पर ले जाकर उसे गर्म किया जाता है, फिर उसको आकार दिया जाता है, आकृति दी जाती है। तो लॉजिकली भी आप समझिए कि किसी भी धातु से यदि आपको कोई आभूषण बनाना है, कोई चीज बनाना है, तो भाई उसे गर्म किया जाता है, ठोका पीटा जाता है, उसी के बाद वो तैयार होता है। अब यदि आप हमारे वेदों की बात करेंगे तो कठोपनिषद में भी, योग सूत्र में भी ये बात कही गई है कि दर्द को सहन करने से आत्मबल और तेज बढ़ता है। आपको क्या लगता है जो हमारे ऋषि मुनि थे, महान लोग थे, वो ऐसे ही कोई काम कर गए या इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए या इतनी महान बातें कह गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जब तक हम दर्द नहीं सहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात उनको बहुत अच्छे से पता था। लेकिन अब एक्चुअल में सीखना क्या है, वो ये 1% सीक्रेट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दर्द सहना है, कौन सा दर्द नहीं सहना है। क्योंकि पेन भी 2 प्रकार के होते हैं। मेनली जो है 2 प्रकार के पेन है। पहला है गुड पेन, अच्छा पेन, जो आपको अपने जिंदगी में सहना है। कैसे सहेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो भी बताऊंगा। और जो दूसरा होता है ना, वो होता है बैड पेन। बैड पेन मतलब जिसको आपको नहीं सहना है। अब ये गुड पेन भी 2 प्रकार के होते हैं और बैड पेन भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? गुड पेन जो है वो पहले होता है फिजिकल, आपके शरीर में होगा। मान लीजिए यहां पर मैंने चिकोटी काटी, ऐसे चिमटी खोड़ी, तो क्या हुआ? दर्द हो रहा है मुझे। अब समझिएगा, ये फिजिकल पेन है।
और एक होता है मेंटल पेन। तो पेन दो ही प्रकार के होंगे, या तो आपको फिजिकली कोई पेन हो रहा होगा शारीरिक रूप में, या फिर मानसिक रूप में मेंटल लेवल पर कोई पेन हो रहा होगा। तो इसके अंदर दो पेन होते हैं। बैड पेन में भी ये फिजिकल पेन होगा और मेंटल पेन होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, यदि आपको अति सफल बनना है, क्योंकि सफल लोग यही बात जानते हैं, यही सीक्रेट जानते हैं कि कौन सा पेन सहना है और किस पेन से दूर रहना है, आज आप भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुड पेन में, फिजिकल पेन में आपको किस किस प्रकार के पेन सहना है। समझिएगा, जब भी आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर के लिए कुछ भी करते हैं, तो आपके शरीर में पेन होगा किसी भी प्रकार का। आपको हाथ, आपने बाइसेप लगाया तो आपके हाथ में दर्द होगा, चेस्ट लगाया तो चेस्ट में दर्द होगा, लेग्स लगाए तो लेग्स में दर्द होगा। लेकिन क्या ये दर्द बुरा दर्द है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अपने शरीर को बनाने के लिए इस पेन को सह रहे हैं। 90% से ज्यादा लड़के या लड़कियां जिम जाते हैं और शुरू के 7 से 15 दिनों में जिम को छोड़ देते हैं और फीस भी भर देते हैं, और उस फीस को वापस लेने भी नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो शुरू का 10 दिनों का पेन हुआ था, उसको वो सह नहीं पाए। यदि आप भी उनमें से एक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे भी वो पेन से सहा नहीं गया। 90% से ज्यादा युवाओं को सुबह उठने में दिक्कत होती है। क्यों? फिजिकल पेन महसूस होता है उठने में। मैं उठूंगा तो मुझे दर्द हो रहा है। ये थोड़ा मेंटल पेन भी होता है, लेकिन फिजिकल पेन भी होता है। बैठकर जब आप कई समय तक 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो बैक होती है उसमें पेन होता है, और उस पेन को कई लोग सह नहीं पाते हैं, इसलिए पढ़ाई से उनका मन ऊब जाता है या वो उठ जाते हैं। कि हो सकता है उन्हें जरूरी है पढ़ाई करना, पता है, लेकिन वो उठ जाते हैं क्योंकि बैक में पेन हो रहा है। जब कई बार मैं लोगों को कहता हूं कि मेडिटेट किया करो, चाहे 5 मिनट से शुरू करो, लेकिन वो कहते हैं कि भैया हिप्स दुख रहे हैं, बैक दुख रही है, हाथ नहीं रखते बनता, पैरों में झंझनी आती है, हमसे नहीं हो रहा है। करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल पेन सहना नहीं चाहते। ये कुछ ऐसे पेन हैं जो आपको जीवन में सहने ही होंगे, और अपनी बॉडी को, क्योंकि देखिए जब भी कोई सफल व्यक्ति सफल बनता है तो वो 2 ही चीजें करता है। पहला, अपने फिजिकल पार्ट को ट्रेन करता है बहुत अच्छे से, और दूसरा वो अपने मेंटल पार्ट को तैयार करता है बहुत अच्छे से। यदि मोदी जी या फिर स्टीव जॉब्स या कोई भी महान व्यक्ति ये कहता है कि भैया मैं तो 4-5 घंटे सोता हूं और बाकी समय काम करता हूं, तो वो किस कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं, या क्या ऐसी चीज है कि भाई उन्होंने अपने फिजिकल लेवल को गुड पेन में इतना कन्वर्ट कर लिया है कि उनको वो पेन जो है गुड लगता है, अच्छा लगता है, और उन्होंने अपनी बॉडी को इस प्रकार से तैयार किया है कि कम नींद के बाद भी वो काम कर पा रहे हैं। वैसे कम सोना नहीं चाहिए, करीबन 6-7 घंटे की नींद लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, क्या सिर्फ फिजिकल पेन सहने से काम चल जाएगा? नहीं भाई, कोई व्यक्ति यदि ठेला धका रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो कितना फिजिकल पेन सह रहा है, लेकिन क्या वो सफल है? नहीं, क्योंकि उसको मेंटल पेन सहने की आदत नहीं है। वो फिजिकली तो बहुत पेन सह रहा है, लेकिन उसको मेंटली पेन कैसे सहा जाता है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है, वो लॉजिक नहीं पता होते हैं, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। देखो, पढ़ाई करते वक्त आपको पेन होता है ना, जो पेन होता है उसको आपको सहना है। कैसे सहेंगे, कैसे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आगे मैं बताऊंगा। जब आपको गुस्सा आएगा तो आपको शांत रहना है। गुस्से में पेन होगा, लेकिन यदि आप शांत हुए तो और ज्यादा पेन होगा, लेकिन उस पेन को सहना सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। महान लोग यही करते हैं, बड़े लोग यही करते हैं। जब भी आपको ईगो आएगा तो आपको झुकना है, झुककर काम करना है, तो आपको समझ में आएगा। पेड़ों पर आप कितने पत्थर मारते हैं? अब तो साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है कि भैया पेड़ों में भी जान होती है। आप पेड़ों को कितने पत्थर मारते हैं? कुछ कहता है? नहीं, हमेशा झुककर फल ही देता है उसके बाद भी आपको। समझिएगा, यदि आपने मन को मैनेज किया, आपका मन कर रहा है कि यार मैंने 2-3 दिन पहले भी आइसक्रीम खाई थी, आज भी खाना है, मन कर रहा है, लेकिन यदि आपने उसको कंट्रोल किया तो आपने अपने मन को मारा, मैनेज किया उसे, इसका मतलब मेंटल पेन को सहा। तो ये कुछ ऐसे पेन है, और भी बहुत सारे पेन है। ये एक छोटी सी लिस्ट है कि यदि आप इन फिजिकल पेन्स और इन मेंटल पेन्स को सहेंगे तो आपके जीवन में आप इंप्रूव होंगे। इन दर्दों को सहना है, सहना सीखना है, और यदि आप नहीं सीखेंगे तो आप जहां हैं, गारंटी मानिए ये तो, कि आप वहीं रह पाएंगे यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। कौन से पेन नहीं सहना है उसकी भी बात कर लेते हैं। जो बैड पेन होते हैं उसमें भी होते हैं फिजिकल और मेंटल। भैया आपने खूब सारा पिज्जा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या खा लिया, और उसके बाद आपका पेट दुख रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो आपको वो वाला पेन सहना नहीं है। पता लगे आप कहें कि महेंद्र सर ने सिखाया था कि किसी भी प्रकार का पेन हो सहो, नहीं, गुड पेन को सहना सीखना है, बैड पेन को नहीं। तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। चोट लगी है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। हड्डी टूटी है, हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाइए। खुद को भी कई बार लोग तकलीफ देते हैं, बैड पेन है, किसी से मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, और अब कह रहे हैं कि भैया मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है, मैंने हाथ काट लिया, है ना, और खून बह रहा है,
ये गलत चीज है, ये बैड पेन है। आपको ऐसी हरकतें नहीं करना है, इससे आप अपने शरीर को, अपनी मानसिकता को लॉस कर रहे हैं, ये नहीं सहना है आपको। फिर मेंटल पेन भी होते हैं इसी प्रकार के। यदि आप किसी से जलन रखते हैं, मेंटल पेन है, समझिएगा, इससे आपको दूर रहना है। बैड पेन है, आपको जलन नहीं करना है। आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं चीजों का, बैड पेन है। आप समझिए कि क्यों हो रहा है, उसका सोल्यूशन निकालिए। किसी के साथ आपका बदले का भाव है कि नहीं, देख लेना, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है ना, मैं भी करूंगा, ये बैड पेन है, इसको आपको नहीं सहना है भैया, इसको आपको हटाना है। जब आपको गुस्सा या ईगो आता है, ये भी बैड पेन है, इनसे आपको दूर रहना है। तो मोटा मोटी आपको क्या बात समझ में आई कि कुछ पेन अच्छे होते हैं, कुछ पेन बुरे होते हैं। सफल व्यक्तियों को यही बात बहुत अच्छे से पता होती है कि बैड जो पेन है उससे उन्हें दूर रहना है, और जो गुड पेन है उसे उन्हें सहना सीखना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 2026 में क्या आप इन पेन्स को सहने के लिए तैयार हैं। और ये क्लास का सिर्फ पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है, जहां हमने ये सीखना शुरू किया है कि पेन इज पावर और पेन को सहना है। अब समझिएगा कि हमारे महान लोगों ने कितने पेन सहे हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके आगे हम नारियल फोड़ते हैं, अगरबत्ती फोड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे ही फोड़ते हैं, या आपको क्या लगता है सिर्फ उनके आगे आप अगरबत्ती लगाएंगे, आरती करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आरती पूजा करना, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, इसका एक पार्ट है, लेकिन वो अपने जीवन से हमें कुछ सिखाना चाहते थे। कितनी कितनी अद्भुत कहानियां हैं श्री राम की, आपको उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाता हूं। इन्होंने जो दर्द सहे हैं ना, इतिहास में किसी व्यक्ति ने इतने दर्द सहे हो तो मुझे बताइएगा। कितने प्यारे प्यारे प्रसंग हैं जिनसे हम कितनी महान बातें सीख सकते हैं। दर्द देखिए श्री राम का, कि सुबह उन्हें बताया गया कि आप राजा बनने वाले हैं, लेकिन शाम होते होते उन्हें ये बात पता चल गई कि भैया उन्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है, और उनके माता पिता ये चाह रहे हैं कि वो वनवास जाए। कितना बड़ा दर्द। आप सोचिए कि यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर आपने तैयारी पूरी कर ली, आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपको पता कि भर्ती ही कैंसिल हो गई, आपको दर्द हो रहा होगा ना, दर्द हुआ होगा ना। सेम दर्द, उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा दर्द ये वाला होगा। तो कितना बड़ा दर्द है कि सुबह पता चला कि राजा बनने वाले हैं, शाम को पता चला कि भैया उनको तो 14 साल के लिए वनवास जाना है। लेकिन उनकी महानता देखिए कि श्री राम की महानता यह है कि वो चाहते तो विद्रोह कर सकते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं। वो लड़ सकते थे अपने माँ बाप से, जैसे आप लड़ते हैं ना छोटी छोटी सी चीजों के लिए, कि आपने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिलाया। तो श्री राम भी तो लड़ सकते थे, बड़े भाई थे, क्या बात हो गई भाई, मुझे क्यों जाना पड़ेगा, दूसरे बच्चों को पहुंचा दीजिए, ऐसा भी हो सकता था ना। लेकिन उनकी महानता देखिए कि इतने साधारण, इतने सिंपल व्यक्ति थे कि वो विद्रोह कर सकते थे, बोल सकते थे कि भाई मैं अपनी माँ की बात नहीं मानूंगा या अपने पिता की बात नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर अपने पिताजी को कह दिया कि ठीक है, आपका आदेश जो है उसे मैं मानूंगा। महानता देखिए इस बात। इसके बाद देखिए सीख सबसे बड़ी क्या है, उन्होंने हमको सिखाया कि कोई भी परिस्थिति हो, यदि वो अचानक बदल जाती है तो उसमें अपने मन का संतुलन नहीं खोना चाहिए। अब मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं बिल्कुल भी आरती पूजा के खिलाफ नहीं हूं। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आरती पूजा अगरबत्ती लगाना बंद कर दीजिए, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब श्री राम के सामने आप अगरबत्ती लगाते हैं, श्री राम की जब पूजा करते हैं, आरती की थाली घुमाते हैं, तो कृपया कर इस छोटी सी बात को भी मानिएगा। इतनी महान सीख है उनके जीवन से। जब आप आरती घुमाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो ये भी कहा कीजिए कि श्री राम, आपके जीवन से एक बहुत बड़ी सीख मिली है, ये भी मैं अपने जीवन में उतारूंगा और प्रैक्टिकली इसे करके दिखाऊंगा। इतनी बात भी तो कीजिए कभी। हिंदुस्तान की प्रॉब्लम यही है कि बस आरती पूजा के समय सारी चीजें सोच लेते हैं और सोचते हैं कि सर इसी से हमें जीवन में सफलता मिल जाएगी। कृपया करके इस बात को यदि आप अपने दिमाग से निकालेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो महान इसलिए बने, वो इतने पूजे इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतने दर्द सहा। और ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, अगला किस्सा देखिए, अगला दर्द देखिए कि जैसे ही वो वन में गए, कुछ दिन रुके और उसके बाद उनके पिता की मृत्यु की न्यूज जो है, जो खबर है, उनके पास आ गई। अब सोच कर देखिए कि जिस पिता माता ने उन्हें वहां भेजा था, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन क्योंकि पिता से वादा किया था कि जब तक 14 साल पूरे नहीं हो जाएंगे मैं घर नहीं आऊंगा, पिता की मृत्यु हो चुकी है, घर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि उन्होंने पिता से वादा किया था। यहां पे मानसिक द्वंद्व देखिए उनका
कि उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो घर नहीं जा पा रहे हैं। महानता क्या है उनकी? उन्होंने इस व्यक्तिगत दुख के कारण अपने वचन को नहीं तोड़ा। व्यक्तिगत दुख था, पिता नहीं कहा था कि भाई आपको जाना है, लेकिन पिता की बात का सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं 14 साल वापस नहीं आऊंगा, वनवास के बाद ही आऊंगा। क्या लेवल का दर्द होगा आप सोच भी सकते हैं। और यदि छोटी सी तकलीफ आपके जीवन में आती है तो आप तो हाहाकार मचा देते हैं, अपने माता पिता को परेशान कर देते हैं या खुद परेशान हो जाते हैं। इस दर्द का लेवल देखिए, ये वाला किस्सा देखिए कितना कितना दर्द भरा होगा कि वन में गए थे, है ना, अपना काम कर रहे थे, और उसके बाद उनको पता चलता है कि उनकी जो पत्नी है उनका अपहरण हो गया। पत्नी को ले गए थे कि भाई चलो ठीक है, 14 साल साथ में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, मैं आपको अच्छे से रखूंगा, लेकिन वहीं उनको पता चल गया कि उनकी पत्नी का अपहरण हो गया है। अब सोच कर देखिए और उनकी महानता देखिए कि एक शक्तिशाली राजकुमार होने के बावजूद एक साधारण मनुष्य की तरह वो रोए, लेकिन टूटे नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, डटकर लड़े और बाद में एक सेना भी बनाई और उससे अपनी पत्नी को वापस लेकर आए। लेकिन सोचकर देखिए, दर्द देखिए कि कोई व्यक्ति इतना दर्द सहा कि राजा बनने वाला था, जंगल जाना पड़ा, वहां गए, पिता की मृत्यु हो गई, जंगल गए, लेकिन सोचकर देखिए कि उनकी पत्नी को ही वहां से रावण लेकर चला गया। अब सोचकर देखिए दर्द, पेन का लेवल देखिए। लेकिन आपको यदि दर्द सहने की बारी आती है तो आप कह देते हैं मैं क्यों सहूं, मुझे सफल बनना है, लेकिन दर्द नहीं सहना है। ये दर्द तो कोई और सहेगा, ऐसा नहीं होता भाई साहब, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगला दर्द देखिए कि जब लक्ष्मण जी को वाण लगा था और वो मूर्छित हो गए थे तो कितना बड़ा दर्द होगा कि चलो भाई पत्नी भी चली गई, उसको लेने के लिए सारे प्रयासरत हैं, हम सब लोग मिलकर उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब युद्ध हुआ तो जो भाई है वो मृत्यु लगभग हो गई थी, ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि यदि जड़ी बूटी नहीं आती तो मृत्यु निश्चित थी। तो सोच कर देखिए कि किस लेवल का दर्द होगा कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को शक्तिबाण चला और वहां पर वो मूर्छित हो गए। लेकिन महानता देखिए उनकी कि उस चरम दुख में भी उन्होंने युद्ध का नियम नहीं छोड़ा, इस बात को याद रखिएगा, और धर्म के रास्ते पर चलकर विजय प्राप्त की। उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा, जो नियम था उसी अकॉर्डिंग युद्ध किया और विजय प्राप्त की। इसके बाद आगे का दुख तो और बड़ा है, सीता जी का त्याग ही करना पड़ा, क्योंकि जब वापस आए तो लोगों ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि इतने समय रावण के पास थी और लंका में रही थी, तो सोचो क्या क्या हुआ होगा, पता नहीं किस किस प्रकार की बातें करना शुरू कर दी। तो एक मनुष्य का दर्द देखिए, श्री राम के अंदर कितना दर्द सहने की क्षमता होगी उसे देखिए। तो सिर्फ इस बात के कारण कि भाई मेरी प्रजा सुख में रहे, मेरी प्रजा खुश रहे, इस बात के कारण उन्हें सीता जी का त्याग करना पड़ा, उन्हें छोड़ना पड़ा। महानता देखिए, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत खुशी को दूर रखा, है ना, उसकी बलि चढ़ा दी ताकि समाज में राजा के प्रति विश्वास बना रहे। आप सोच कर देखिए कि आप इस दर्द का 1% भी अपने जीवन में सह सकते हैं क्या? क्या आप नियमों के लिए इतना कर सकते हैं क्या? वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि करते हम तो यहां नहीं होते, हम कहीं और होते। और इस 2026 में हमें ये करना है, इस दर्द को सहने का, हर एक जो अच्छे दर्द है उन्हें सहने के लिए प्रैक्टिस करना है। ये दर्द भी कम था, इससे बड़ा दर्द देखिए, अपने ही बच्चों के साथ में युद्ध भूमि में उनको भैया आमने सामने आना पड़ा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद देखिए कि उनके बच्चों के साथ उन्हें लड़ाई करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि घर में लड़ाई हो जाती है माँ बाप के बीच में, लेकिन यहां तो एक किस्सा ही अलग था कि उन्हें अपने पुत्रों के साथ, लव और कुश के साथ लड़ाई करनी पड़ी। और लड़ाई के बाद आप सभी को पता है सीता जी ने जो है धरती में समा गई थी सीता जी। तो सोचकर देखिए कि हम अपने महान लोगों से कितना कुछ सीख सकते हैं। फिर से वही बात कह रहा हूं कि आरती पूजा करना बहुत अच्छी बात है, अगरबत्ती लगाना बहुत अच्छी बात है, आप उनका सम्मान कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट करने के साथ साथ आपको इस बात को भी तो समझना पड़ेगा कि ये जो दर्द सहे हैं इसलिए वो महान है, या इसलिए वो पूजे जाते हैं, या इसीलिए हमारे प्रभु हैं, या हम उनकी पूजा करते हैं। क्या सिर्फ पूजा करने से हम सफल हो जाएंगे? ये बात आपको लॉजिकली सोचने की जरूरत है। वो कभी भी अपनी पूजा नहीं करवाना चाहते थे, ये तो हम उनके सम्मान में करते हैं। वो ये चाहते होंगे शायद कि हम इन बातों का पालन करें, इसलिए शायद उन्होंने ये किया होगा, लेकिन हम इन बातों को भूल जाते हैं, हम इन बातों को कभी सुनते ही नहीं है, सोचने समझने की कोशिश नहीं करते। आप समझिएगा, आपके जीवन में जब भी पेन आएंगे, गुड वाले, बैड वाले नहीं, गुड वाले पेन आएंगे, तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है ये आपको मैं समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पेन कौन सा है, गुड पेन है या बैड पेन है,
और गुड पेन है तो उसमें से कौन सा है, फिजिकल है या मेंटल है? क्योंकि बैड पेन को आपको नहीं सहना है, उसका तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। गुड पेन को सहना है तो फिजिकल है या मेंटल है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, उसका मीनिंग चेंज कर देना है। कई बार आपने इस प्रकार की कहानियां सुनी होगी कि किसी फला व्यक्ति के जीवन में यह समस्या आई और उसके बाद उसने मेहनत की और वो सफल हो गया। तो उसकी मीनिंग, उसका जो मायना है उसको चेंज करना पड़ेगा। वो जो दर्द हो रहा है आपको, उसका मतलब आपको बदलना पड़ेगा। कोई गर्लफ्रेंड चली जाती है किसी की छोड़कर, तो कई बार आपने सुना होगा कि अरे भैया वो जिम गया और उसने अच्छी बॉडी बना ली, और कई सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे। तो आपको मीनिंग चेंज करना पड़ेगा और उस दर्द को पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो गुड पेन है, यदि पेन हो रहा है तो उस पेन को आपको पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सभी को पता होगा कि ए.आर. रहमान के साथ क्या हुआ है, उनकी स्टोरी पता होगी कि उनके पिता की मृत्यु के बाद वो जो पेन था, वो जो दर्द था, उन्होंने सहा, लेकिन उस पेन से वो खत्म नहीं हुए। उन्होंने उस पेन को पावर में बदला और अपने जीवन में अपार सफलताएं हासिल की। तो आपको पहले पेन को आइडेंटिफाई करना है, उसका मीनिंग चेंज करना है और पेन को पावर में कन्वर्ट करना है। अब आपको मैं बताता हूं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपका फिजिकल पेन और जो मेंटल पेन है उसको इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। गुड वाला, बैड वाला नहीं। फिजिकल में आप कुछ भी कीजिए, दिन में कम से कम 30 से 40 मिनट निकालिए। आप जिम चले जाइए, पैसा नहीं है नहीं जा पाते, ग्राउंड चले जाइए, घर में डिप्स लगा लीजिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपके शरीर को तकलीफ मिले, गुड वाली तकलीफ मिले, है ना। आप बाइसेप ट्राइसेप की जब एक्सरसाइज लगाते हैं तो भैया बहुत पेन होता है, दर्द होता है, लेकिन जब आप दर्द को सहते हैं तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लड़कियां हैं, यदि आप प्लैंक लगा के देखिए, 30 सेकंड का प्लैंक लगाइए, लग रहा है कि नहीं, लग रहा है तो 1 मिनट लेकर जाइए और हर बार ना उस दर्द को पुश कीजिए और पुश कीजिए। कि यदि जैसे हम जिम जाते हैं, अब मान लीजिए मैं 20 किलो की प्लेट उठा ली तो मैं 25 की ट्राई करूंगा, 25 की उठा ली तो 30 की ट्राई करूंगा। हर बार अपने पेन को बढ़ाते रहता हूं, तब जाके वो बॉडी मसल इंप्रूव होता है। तो यदि आप लड़की है तो प्लैंक लगा सकते हैं। लड़के और लड़की दोनों मिलकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार चीज है। इसमें मेंटल पेन भी इंप्रूव होता है, फिजिकल भी, क्योंकि जब बैठते हैं तो आपका मन आपको बैठने नहीं देता है। और उसके बाद क्या होता है, कमर में दर्द होता है, हिप्स में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। तो यदि आप 5 मिनट बैठने की प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन के लिए, तो आपको पता चलेगा ओके मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। कर पा रहे हैं तो 10 मिनट कीजिए, 10 मिनट कर पा रहे हैं 15 मिनट कीजिए। इससे आपका फिजिकल वाला एक्टिविटी, ये जो फिजिकल एक्टिविटी होगी ना, इससे गुड पेन बढ़ेगा और आपको दर्द को सामना करने के लिए शक्ति मिलेगी। दूसरा, मेंटल पेन को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, 3-4 चीजें जो मैंने अपने लाइफ में की थी, क्योंकि मैं भी 7th में मुझे मैथ्स में सप्लीमेंट्री आ गई थी। 9th में तो मैं मैथ्स में पूरी तरीके से ही फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने 9th पढ़ी तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और वो बदलाव क्या था? बदलाव ये था कि मैंने बहुत सारी पजल सॉल्व करना शुरू कर दिया था। उससे क्या हुआ, मेरा मेंटल लेवल, रीजनिंग लेवल बढ़ गया था। इसके बाद मैंने बहुत मैथ सॉल्व किया, बहुत ज़्यादा मैथ सॉल्व किया, और मैथ सॉल्व करने से भी मेरा माइंड शार्प बना। और रीजनिंग के क्वेश्चन कि उसके दादा के, पापा के, चाचा के, फूफा आपके क्या लगे, इस प्रकार के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए। इससे आपका मेंटल पेन जो है ना, वो सहने की क्षमताएं बढ़ेगी। आपके दिमाग को पता चलेगा कि ओके, ये लॉजिकल क्वेश्चन यदि मैं सॉल्व करता हूं तो इस प्रकार से मैं इंप्रूव हो सकता हूं। तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका फिजिकल पेन सहने की क्षमता बढ़े, कुछ मेंटल एक्टिविटी कीजिए इससे आपका मेंटल पेन सहने की क्षमता बढ़ेगी और आप लाइफ में पेन को सहेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ अभी पहला टॉपिक है, बहुत डिटेल में गहराई में जा रहे हैं। इसके लिए यदि आपको कोई किताब पढ़नी है तो मैन सर्च फॉर मीनिंग बहुत ही प्यारी किताब है। ये बहुत ही शानदार किताब है, मैंने पढ़ी है और मजा आ जाएगा। मतलब इसमें इस व्यक्ति ने किस प्रकार से पेन सहा है और ये बंकरों में रहा है, और कैसे नाजी फारसी में जो हुआ था, हिटलर ने जब कैंप लगाए थे उनके अंदर इसको डाल दिया था, ये मरने ही वाला था, कैसे बाहर निकला। बड़ी ही इंटरेस्टिंग किताब है। ये किताब अभी बहुत फेमस हुई है और बहुत प्यारी किताब है। ये भी मैंने पढ़ी है, कांट हर्ट, बहुत प्यारी किताब है। इसके अंदर भी इन्होंने कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है वो बताया गया है। और आपको सभी को पता है, श्रीमद् भगवद गीता यदि आप पढ़ेंगे तो अर्जुन का जो पेन था कि अपने रिश्तेदारों के साथ, पिता तुल्य लोगों के साथ, भाई तुल्य लोगों के साथ जब लड़ाई करनी थी, कितना पेन हो रहा होगा उनको कि जिस भाई के साथ मैं खेला हूं उसको मारना है मुझे, पिता तुल्य व्यक्ति के साथ खेलना, उनको मारना है मुझे, तो कितना पेन हुआ होगा। तो ये आपको श्रीमद् भगवद गीता सिखाएगी। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि डिटेल में सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे कि भाई होता क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, सारी चीजें सीखेंगे। दूसरा जो आपको सीखना है वो सीखना है ईगो इज एनिमी। हमेशा याद रखिएगा, जो महान लोग होते हैं ना,
वो इसी बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आपका ईगो होता है वो आपका सबसे बड़ा एनिमी है। और किस चीज़ के लिए एनिमी है कि वो आपको कभी भी सीखने का जो रास्ता होता है उसको बंद कर देता है और सीखने नहीं देता है। कैसे? ईगो जो है आपके चेहरे पर एक नकाब है, जो आप है नहीं वो आपको दिखाने के लिए कहेगा कि आपके अंदर जो नॉलेज नहीं है वो ईगो कहेगा हाँ हाँ मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, जबकि आप कर नहीं सकते। तो वो नकाब डाल देता है आपके सामने। मान लीजिए कि एक कंपनी में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। रोहन की ये कंपनी थी। रोहन की कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट किया और प्रॉफिट करते समय वो सिर्फ पूरी टीम के सामने बैठ के एक ही बात कह रहे हैं कि देखा मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, इस कारण हमारी कंपनी सफल हुई है। मैं अगर ये नहीं करता तो हमारी कंपनी कभी सफल होती ही नहीं। वो मैं का रोना रोता है। जबकि कोई भी कंपनी एक व्यक्ति के कारण सफल नहीं होती है, वो टीम एफर्ट होता है। इस बात को समझने की कोशिश करना होगा। यदि आप भी अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे हैं कि ईगो आपका एनिमी कैसा है, तो इस बात को बहुत डिटेल में समझते हैं और शुरू करते हैं। ईगो एनिमी क्यों है? क्योंकि ये आपके सीखने के सारे दरवाजे जो है ना वो बंद कर देता है। क्योंकि वो कहता है कि तेरे अलावा कुछ नहीं है ना, मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। ये आपके जितने भी सीखने के दरवाजे हैं पहले तो उसको बंद करेगा। एक्चुअल में इंप्रूव होने का सबसे मजेदार तरीका होता है फीडबैक लेना। जब भी कोई कंपनी बनती है, स्टार्टअप बनते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो फीडबैक लेता है। कोई भी इगोइस्टिक कंपनी, कोई भी इगोइस्टिक पर्सन फीडबैक नहीं लेना चाहेगा। और फीडबैक पे जब अटैक होता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति कभी इंप्रूव नहीं होता है। जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा आप इंप्रूव कैसे करेंगे? तो फीडबैक पर अटैक होता है। ये व्यक्ति क्या होता है, काम से ज्यादा बातें करता है। आपने हमेशा देखा होगा अपने जीवन में या अपने आप में कई बार महसूस किया होगा कि आप जो बोलते हैं उसे बहुत कम करते हैं। यहां भी वही प्रिंसिपल लगा देते हैं कि आप 20% काम करते हैं और 80% समय बातें ही करते रहते हैं। सिर्फ 20% काम करेंगे लेकिन 80% पूरी बातें, अरे भाई ऐसा कर देगा, तेरा भाई ये कर देगा, तेरा भाई ये कर देगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। जितने भी सफल लोग होते हैं ना, उनका प्रिंसिपल उल्टा रहता है। 80% जो है वो काम करते हैं, बोलते नहीं है। और बोलने की जरूरत पड़ी तो सिर्फ 20% टाइम बोलने में ध्यान देते हैं। इस प्रिंसिपल को आपको समझना पड़ेगा। यदि आप 80% टाइम सिर्फ बोलने में, बकवासबाजी करने में अपना समय गुजार रहे हैं और सिर्फ 20%, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या ये आदत आपके अंदर है अभी? क्या आप 80% काम पर ध्यान दे रहे हैं और 20% बोलने पर ध्यान दे रहे हैं? तो आप सही ट्रैक पर है, नहीं तो नहीं है। यह सफलता को सिर पर चढ़ा देता है। कई बार होता है ना, अभी मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि YouTube के क्षेत्र में जब मैं आया तो 1 लाख फॉलोअर जिसके हो गए, उसमें ऐसा घमंड आ गया, ऐसा ईगो आ गया, मतलब वो घर से नहीं निकल रहा है और निकल रहा है तो एकदम टशन में निकल रहा है कि मेरे 1 लाख फॉलोअर है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये 1 लाख फॉलोअर हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने अचीव किया है वो टारगेट, लेकिन इसको सर पर नहीं चढ़ाना है। जैसे आप लोगों के साथ पहले रहते थे उससे और विनम्र रहना है और अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना है। और यदि आप नहीं करते तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सिर पर चढ़ा देती और अवसरों को मार देती है। तो ईगो एनिमी क्यों है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं कि भैया ईगो को पहचानते कैसे हैं। वैज्ञानिक तरीका क्या है कि आपके अंदर ईगो है कि नहीं है, इस बात को आप पहचानेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यदि आप साइंटिफिक वे में समझना चाहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है, आपको सही सजेशन देता है, बुराई करने का मतलब कि सही सजेशन देता है, और आपको लग जाता है बुरा कि भैया अपने को आ गया गुस्सा, तुमने ऐसा कैसे कह दिया, जबकि वो सही बात कह रहा है। आपके अंदर कोई कमी है, किसी ने आपकी कमी दिखाने की कोशिश की कि भाई साहब आपके अंदर कमी है, आप सुधार लो। अब आपको आ गया है गुस्सा और आपकी बढ़ गई है पल्स रेट। ये साइंटिफिक तरीका है इसको पहचाने का कि आपको गुस्सा आने लगेगा और आपकी जो दिलों की धड़कनें हैं वो तेज हो जाएगी। यदि आपको कोई अच्छी सलाह देता है, अच्छी राय देता है, उसके बाद आपके दिलों की धड़कनें बढ़ रही है, तेज हो रही है, या आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर ईगो कहीं ना कहीं छुपा हुआ बैठा है। ये आपको समझना पड़ेगा। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो न्यूरोसाइंस में क्या है, जब भी हमारे ईगो पर चोट लगती है ना, तो हमारा जो एमिगडाला है वो खतरे को भापता है। उसको लगता है कि ये तो खतरा है और वो फाइट और फ्लाइट मोड पर आ जाता है। वो सामने वाले को दुश्मन मानने लगता है। और साइंटिफिक वे में इसीलिए हम गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमको लगता है भैया ये हमारा दुश्मन है, जबकि वो तो अच्छाई के लिए कोई बात कह रहा था। यदि आपके माता पिता आपकी अच्छाई के लिए, आपका गुरु आपको कोई अच्छाई के लिए बात करता है, कोई बात कहता है, तो उसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार हमें गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा अहम भाव ईगो हमारे सामने आ जाता है। अब
ऐसा नहीं है कि ईगो हमेशा ही बुरा है, थोड़े समय में ईगो भी अच्छा रहता है और थोड़ा ईगो होना भी चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए इसकी एक लिमिट है, इसे समझना पड़ेगा। देखिए, गजनी मूवी में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी बात कही गई है। ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस एक पतली लाइन की तरह है, आपको समझना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में यदि आप अंतर को समझते हैं तो आप ईगो को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं ये कर सकता हूं, ट्राई करके देखता हूं, मुझसे ये हो जाएगा, ये आपका कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं ही ये कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ये छोटा सा अंतर होता है, एक बहुत पतली सी डोर होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में, उसको आपको समझना पड़ता है। यदि आप लॉजिकल तरीके के बारे में जानना चाहें तो आपको समझना चाहिए कि क्या आप बार बार अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं क्या, कि देख तेरा भाई उससे आगे है, तेरी बहन उससे आगे, देख उसने ऐसा किया लेकिन तेरी भाई या बहन ने उससे भी आगे किया, अच्छा किया। क्या बार बार ऐसा कहते हैं? यदि आप बार बार ऐसा कह रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपके अंदर ईगो है। क्या आप जब भी फेल होते हैं तो दूसरों पर उंगली उठाते हैं या उनको जिम्मेदार ठहराते हैं क्या? यदि ऐसा भी है ना, तो भी हो सकता है कि आपके अंदर ईगो है, इसको डाउन करने की जरूरत है। और सेल्फ मेथड जो अपने लिए मैं खुद यूज करता हूं कि जब भी, क्योंकि देखो भाई, मैं मनुष्य हूं, हर व्यक्ति मनुष्य है। ईगो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो हर व्यक्ति के अंदर आती है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पसंद अपने आप को ही करते हैं, ये ट्रुथ है। तो ईगो तो कहीं ना कहीं आता है, लेकिन ईगो आते टाइम उसको पहचानना और ईगो को डाउन करना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं क्या अपनाता हूं, इस टेक्निक को अपनाता हूं कि जब भी मैं बार बार किसी दिन मैं, मेरा, मेरे कारण या मुझसे ऐसी बात मैं ऑब्जर्व करूं कि यार आज मैंने दिन भर में जितने भी लोगों से कहा, मैंने बार बार ये कहा कि मैं, मेरे कारण, मेरा, ऐसा बार बार यदि मैं कहने लगूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अहंकार का या ईगो का भाव मेरे अंदर आ रहा है और मुझे इसको डाउन करना है। ये मैं कॉन्शियसली ध्यान देता हूं, ऑब्जर्व करता हूं। तो ऐसा आप भी ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आप बार बार कहीं मैं, मेरा, मेरे कारण, मुझसे, आप ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब अहंकार या ईगो का भाव कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रहा है, उसको ईगो को डाउन करना है। बस कैसे करते हैं इसको भी समझते हैं। देखिए, ईगो वाले लोग कैसे दिखते हैं, पहले ये समझ लीजिए। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको आप जानकर, पहचान कर समझ सकते हैं कि कहीं ये भाव मेरे अंदर तो नहीं है। रावण, इतना महान पंडित, सारा ज्ञान था, लेकिन एक छोटा सा अहंकार या ईगो का जो भाव है, उसने उस व्यक्ति को खत्म कर दिया। कंस, आप सभी को पता है, ये भी अहंकार से भरा हुआ था, इसीलिए इनकी मृत्यु हुई थी। आपको पता होगा, ये सबसे खतरनाक व्यक्ति था हिटलर, इसके अंदर भी अहंकार का भाव इतना ज्यादा था कि इसने तो कई देशों को खत्म कर दिया, या लड़ाई हो गई, कितने लोग इसकी वजह से मारे गए। ये बहुत सफल व्यक्ति है। आपको लग रहा होगा मैंने इनकी फोटो क्यों लगा दी। ये भी अपनी कंपनी में अपने अहंकार या ईगो के लिए एक समय तक जाने जाते थे। जब ये नए नए सफल बने थे, एप्पल कंपनी खुली, इनकी कंपनी से ही इनको निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? उसी ईगो या अहंकार भाव के कारण। लेकिन बाद में कहते हैं कि इन्होंने ईगो को अपना डाउन किया, वापस आए और एक महान कंपनी बनाई। इसमें तो कोई दौमत नहीं है कि ये सफल और बहुत महान व्यक्ति है। लेकिन मैं कह रहा था कि हर व्यक्ति के अंदर, मेरे अंदर भी कभी कभी ईगो आता है, हर सफल व्यक्ति के अंदर ईगो आता ही है यार। इतनी मेहनत की है, क्यों ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसे डाउन करना है। ईगो लेस पर्सन कैसे दिखते हैं? विराट कोहली आज इतने सफल है, इतने महान खिलाड़ी है, लेकिन जब प्रेमानंद जी के यहाँ जाते हैं या कभी भी वहां पर बैठते हैं तो कितने सरेंडर भाव में बैठते हैं, जैसे कोई अहंकार नहीं है, कोई ईगो नहीं है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, इस प्रकार का भाव नहीं है। खुद प्रेमानंद बाबा जी को आपने कई बार देखा होगा कि ये जब कहीं पर जाते हैं, इनसे बड़े गुरु जो भी इनको मिलते हैं, तो उनके चरणों में ये किस प्रकार से दंडवत हो जाते हैं। तो सोच कर देखिए, आज जो व्यक्ति पूरी दुनिया में फेमस है, प्रसिद्ध है, जो भी कह ले, लेकिन उसके बाद भी उनमें अहमता का भाव नहीं है, अहम भाव नहीं है। आपने एक ये वाला जरूर देखा होगा कि एक प्रोग्राम के दौरान जब महेंद्र सिंह धोनी से अरिजीत सिंह मिले, तो अरिजीत सिंह ने उनके किस प्रकार से पैर छुए। ये क्या दिखाता है कि इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी इनमें अहमता या ईगो का भाव नहीं है। और सोचिए कि अभी हम कुछ बने भी नहीं हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर अहम या ईगो का भाव आ जाता है। तो हर सफल व्यक्ति इस ट्रुथ को बहुत अच्छे से जानता है कि यदि मुझे आगे बढ़ना है, यदि मुझे खूब सफल होना है, दुनिया में नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इज्जत कमाना है, तो मुझे ईगो नहीं रखना है। जहां जहां आप ईगो रखेंगे, आप कभी सीख नहीं पाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब ईगो से बचे कैसे, है ना? इसके 3 मैंने तरीके बताए हैं। पहला प्लस माइनस और इक्वल नियम है, बहुत ही शानदार सा नियम है, इसको अपनी लाइफ में अपनाएं।
हमेशा अपने जीवन में 2-4 ऐसे लोग जरूर रखें जो आपसे प्लस हो। जहां भी आप हैं आपसे प्लस होना चाहिए वो लोग। ऐसे लोगों को अपने जीवन में हमेशा रखें ताकि आप उनसे सीख सकें। दूसरा माइनस, जहां पर भी आप आज हैं उससे निचले स्तर वालों को लोगों को अपने साथ रखें। क्यों रखें? ताकि आपने जो सीखा है आप इनको सिखा सके। इनसे आपको सीखना है, इनको आपको सिखाना है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है इक्वल लोग, जो आपकी बराबरी के लोग हैं ना, उनको भी आपको अपने साथ रखना है। क्यों रखना है? ताकि ना वो छेड़छाड़ बहुत करते हैं, वो आपको टॉन्ट मारेंगे, ताने मारेंगे, मजे लेंगे आपके, और उस मजे लेने के बाद भी आप आनंदित रहे, खुश रहे, और वो आपकी एक्चुअल में जो सच्चाई है ना वो यही लोग बताते हैं, तो वो आपको बता पाए। इसलिए आपको इक्वल वाले लोगों को भी रखना है। तो इन 3 प्रकार के लोगों को अपने साथ रखें, ईगो से आप बच सकते हैं। दूसरा, हमेशा ना यार स्टूडेंट की तरह रहे। जीवन में कुछ भी हो जाए आपको एक स्टूडेंट के भाव में रहना चाहिए, क्योंकि जब आप एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो आपको हमेशा सीखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि मैं बस बोलूं, मैं बस सिखाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी कई बार हमारी टीम या बहुत सारे हमारे जैसे लोग अभी भी कोर्सेज करते हैं, हम भी कोर्सेज करते हैं, हम भी दूसरों से सीखते हैं। आपको सिखाने के लिए भी हमें सीखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं, बिल्कुल भी नहीं। हर बार मैं कुछ नई चीजें सीखता हूं और आप लोगों को सिखाता हूं। ठीक, हमेशा कृतज्ञता का भाव प्रैक्टिस जरूर करें। किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो बिल्कुल कृतज्ञ रहें, इससे आप ईगो से बच सकते हैं। अब यदि आपको ईगो से बचने का तरीका पता चल गया, यदि मैं कहूं कि 2-4 एक्टिविटी आप जरूर कर सकते हैं ईगो से बचने के लिए, मैं आपको वो बताता हूं। पहली एक्टिविटी है द सेवा चैलेंज। बहुत ही शानदार एक्टिविटी है, और पर्सनली कई बार मैंने भी एक्टिविटी की है, बहुत बार की है। जब भी आप कहीं लंगर में जाते हैं तो आपको एक सेवा मिलती है कि जो भोजन आप प्रसादा लेंगे, उस प्रसादे के बाद आप अपनी थाली खुद धोइए। तो आप यदि ऐसा कर सकते हैं, अपनी थाली खुद धो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। या आप संगत की यदि थाली धो सकते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया टास्क कुछ नहीं हो सकता अपने ईगो को डाउन करने के लिए। आपने कई बार ऐसी कहानियां भी सुनी होगी कि फला कंपनी का मालिक था, लंगर में आया, उसने थाली धोई, या जूते चप्पलों की सेवा ली, या और भी बहुत सारी सेवाएं होती है, प्रसादा परोसने की सेवा होती है, इस प्रकार की सेवा ली। ये नहीं हो पा रहा है आपसे, आप अपने घर की साफ सफाई खुद कर लीजिए, आप अपने रूम की साफ सफाई खुद कर लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आप ईगो को डाउन कर सकते हैं। खुद के बर्तन धो सकते हैं, या घर वालों से कह सकते हैं कि एक दिन मैं आप सभी के बर्तन धोऊंगा। आप अपने ईगो को डाउन कर सकते हैं। यदि ऐसा काम करते समय 1 सेकंड भी, अभी मेरे बताते बताते भी, यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि अरे भाई मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, या मैं सबके बर्तन क्यों धोऊं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखते देखते भी आपके अंदर ईगो आ रहा है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, इसी को हमको खत्म करना है। यदि सेकंड एक एक्टिविटी है, बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है, द बिगिनर्स माइंडसेट, जो मैं भी बहुत बार अपनाता हूं। आप क्या करिए, यदि आपको लगता है, जैसे अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं कई जगह सेमिनार लेता हूं, लेकिन यदि मुझे अपने ईगो को डाउन करना है तो मैं क्या कर लेता हूं, कोई ना कोई नई क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूं। अभी मैंने रिसेंटली एक एक्टिंग की क्लास ज्वाइन की थी, है ना। आप डांस की कर सकते हैं, एक्टिंग की कर सकते हैं, है ना, गिटार की कर सकते हैं, ये भी मैंने किया है, स्विमिंग मुझे आती है, ये भी मैंने किया है। तो नई एक्टिविटी सीखने से क्या होता है ना, आपके दिमाग को एक जोर पड़ता है, झटका पड़ता है, क्योंकि आप तो अपने आप को महान महसूस कर रहे थे कि आपको तो सब कुछ आता है। लेकिन जब आप कोई नई क्लास ज्वाइन करते हैं, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि यार ये सब्जेक्ट तो मुझे आता ही नहीं, इन बच्चों को आता है, इस गुरु को आता है, मुझे तो ये आता ही नहीं है। तो वहां पर यदि आप स्टूडेंट बनकर लर्न करते हैं तो आपका ईगो डाउन होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद एक नो आई गेम चैलेंज रख सकते हैं 2-3 दिनों के लिए, कि 2-3 दिनों में या 1 दिन में आप दिन भर में कभी भी आई नहीं कहेंगे, मैं, मेरा, मेरे कारण, ऐसा नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे, आपके वजह से, आपके कारण, आपने किया है, आप ऐसे बातें करेंगे। इससे भी आपका ईगो डाउन होगा। अब जानते हैं हम कुछ किताबों के बारे में जो आपके ईगो को डाउन करने में मदद कर सकती है। ईगो इज एनिमी बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी हुई है। इसमें ईगो के बारे में और अच्छे से बताया गया, आप पढ़ सकते हैं। माइंडसेट नाम की किताब है, बहुत अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं। और ये तो ऑल टाइम फेवरेट है, इसमें तो ईगो के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया कि कैसे महान बड़े बड़े लोगों को भी ईगो आता है और कैसे उसको डाउन किया जाता है, बताया गया है। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा, लेकिन यदि आप इस वीडियो को अभी तक भी देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपने आज बहुत कुछ सीखा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सीखा है कि नहीं सीखा है। अब हमें तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोटिवेशन। कई लोगों का एक सवाल होता है कि भाई साहब मैं किसी काम को करना तो शुरू कर देता हूं, लेकिन थोड़े दिन होने के बाद ही मैं उस काम को छोड़ देता हूं। 7 दिन किया, छोड़ दिया, महीने भर किया, छोड़ दिया। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपके साथ?
क्योंकि आपने अपने जीवन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। क्योंकि असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो वही मोटिवेशन बन जाता है। यह बात आपको समझना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में बार बार आपको वीडियोस में या कहीं और से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? मालिकाना हक, हर चीज के लिए जिम्मेदारी खुद लेना, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि यदि मेरे जीवन में आज मैं जहां भी हूं, यदि ये कहते हो आप इस वीडियो को देखते देखते कि यार मैं जहां भी हूं ना अपने जीवन में, मैं अपने कारण हूं, मेरी गलती की वजह से हूं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं सीखा, यदि आप ऐसा कहना सीख गए ना, मैं कह रहा हूं अगले 6 महीने के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि इस बात को कहने के लिए ही अहम भाव सामने आ जाता है ना, कि मेरे कारण थोड़ी ना हुआ, मम्मी पापा के कारण हुआ, दोस्तों के कारण हुआ, टीचर्स के कारण हुआ, माहौल के कारण हुआ। मान गए, मैं मान गया आपकी बात भी कि सबके कारण आपके जीवन में दिक्कत आई है। लेकिन क्या लोगों पर ब्लेम करने से आपके जीवन की दिक्कतें ठीक हो जाएंगी? नहीं होंगी। कैसे होंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर होंगी। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे आपका जीवन ठीक नहीं होगा। तो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? अपना मालिकाना हक अपने ऊपर लेना कि भाई मेरी जिंदगी में जो कुछ भी आज चल रहा है, जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी दिक्कतें आ रही है, वो सिर्फ मेरे कारण है और इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। और जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। अब समझिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग होते हैं वो अपने आप में जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते? मैंने कहा कि भाई अपनी जिम्मेदारी ले लो, लेकिन लेते क्यों नहीं है? पहला सबसे बड़ा कारण है ब्लेम गेम। देखिए, दूसरों पर दोष लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। यदि आपके जीवन में कुछ भी कठिनाई आई है, कुछ भी मुसीबत आई है, आप सीधा सीधा क्या कीजिए, लोगों पर डाल दीजिए कि भाई उसके कारण हुआ है, मैंने थोड़ी ना किया। और ऐसा लोग करते हैं, कितनी शर्म की बात है। ऑफिस कल्चर में यदि आपने देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, आप कहीं भी जाएंगे दुनिया में 90% लोग ऐसे ही तो होते हैं ना। आपने भी देखा होगा, या हो सकता है आप भी वैसे इंसान हो कि ब्लेम गेम करना बड़ा पसंद है कि मेरे कारण नहीं, उसके कारण हुआ है। उससे क्या फायदा होता है कि चीजें उनके ऊपर नहीं आती, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये उनकी अच्छाई नहीं है, ये उनकी मूर्खता है। यदि आप किसी के ऊपर दोष डाल रहे हैं ना, तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मूर्खता है। दूसरा, एक फियर रहता है कि यदि मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, यदि मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया मैंने गलती की है, तो सारी चीज मेरे ऊपर आ जाएगी, सब लोग मुझे ब्लेम करेंगे, सब लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए। तो भैया इससे बचने के लिए भी कई लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, लेकिन आपको लेना है। अब समझिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मोटिवेशन कैसे आता है। क्या आपके पिताजी को किसी को रोज रोज उठाने की जरूरत पड़ती है? आपके पिता के पास आप जाते हैं कि पिताजी उठिए, पिताजी उठिए, काम पर जाना है। क्या आपकी माताजी को कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है और उठाता है कि उठिए माताजी, आपके बच्चों के लिए आपको काम करना है, टिफिन बनाना है, उठिए उठिए? क्या आपके माता पिता को कोई ऐसा करता है रोज? नहीं। आपके पिता भी अपने आप उठते होंगे, आपकी माताजी भी अपने आप उठती होंगी और सुबह से उठकर अपने घर के काम में या ऑफिस के काम में वो लग जाते होंगे। लेकिन आपने इस छोटी सी चीज को कभी महसूस ही नहीं किया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कई सालों से कभी महसूस ही नहीं किया। करके देखते तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि भैया उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा बेटा या बेटी, उसकी फीस भरना है, उसे एक अच्छी जिंदगी देना है, एक अच्छी लाइफ जीना है। तो ऑफिस जाने के लिए आप उनको नहीं उठाते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं आपकी, इसलिए उन्हें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए वो खुद से उठते हैं और खुद से काम करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की ताकत देखिए कि सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आपके जीवन में अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिएगा, जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया तो आपको हमारे जैसे लोगों की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखना है, बार बार मोटिवेट होना है। क्यों होना है भाई मोटिवेट बार बार? किस चीज के लिए होना है? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए और उस पर काम कीजिए। जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो मोटिवेशन अपने आप आता है, किसी को मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात का यकीन मानिएगा। बात समझ में आ रही है? अब जानना यह है कि हमारे एग्जाम्पल क्या क्या है, कितने महान एग्जाम्पल है हमारे पास कि लोगों ने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे लगता है हनुमान जी का, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। देखिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, परिणाम लाने की जिम्मेदारी। आप सभी को पता होगा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और वहां पर एक कितनी सुंदर जो चीज हुई, जो लर्निंग पीरियड था या लर्निंग टाइम था,
कितनी शानदार चीज हम वहां से सीख सकते हैं कि घटना यह थी कि जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए थे तो सूर्योदय होने से पहले संजीवनी बूटी लाना था, है ना। हनुमान जी हिमालय पहुंचे, लेकिन हुआ यह कि वो संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिएगा। अब हो सकता था कि यार जब संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा हो तो और भी लोग थे, हनुमान जी कहते भाई मैं क्यों जाऊं, कोई और को भेज दीजिए। ऐसे ही होता है ना, कई बार आपके जीवन में भी ऐसा ही हुआ होगा ना कि आपने किसी काम की कोई टास्क आपको मिला होगा और आपने मन ही मन सोचा होगा कि यार मैं नहीं करूंगा वो करेगा, मैं नहीं करूंगा वो करेगा। ऐसे ही होता है ना, इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं लोग। और जितने भी महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, सफल लोग हैं, वो इसी चीज में महारथी है। मैंने कहा था ना मैं आपको सिखाऊंगा, यही सीखना है आपको कि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और छुड़ा लेते हैं कि नहीं वो नहीं मैं करूंगा, यार उसको मत दो, ये काम मेरे को दो। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। जिम्मेदारी। एक साधारण व्यक्ति होता तो वो कह सकता था कि भाई जड़ी बूटी नहीं मिली, मैं पहचान नहीं पाया, इसमें मेरी क्या गलती है, क्योंकि उनको वहां जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी। तो एक नॉर्मल व्यक्ति ये कह सकता था ना मुझे मिली नहीं यार, मैंने तो बहुत ढूंढा, मैं तो वापस आ गया, तो लक्ष्मण जी को मरने के लिए छोड़ देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिम्मेदारी देखिए कितनी शानदार, सीख देखिए। हनुमान जी ने बहाना नहीं बनाया कि भैया संजीवनी बूटी नहीं मिली, उन्होंने समाधान निकाला, जिम्मेदारी ली और पूरा का पूरा पहाड़ लेकर आ गए। पूरा का पूरा पहाड़ लेकर आ गए कि मिली तो नहीं जड़ी बूटी, लेकिन मैं समाधान ले आया हूं, ये पहाड़ रहा। आप देखिए कि कौन सी जड़ी बूटी है, आप निकाल लीजिए, मैं पहाड़ वापस से रखकर आ जाऊंगा। संदेश क्या मिलता है? जिम्मेदारी का मतलब होता है रास्ते में चाहे जो भी बाधाएं आ जाए, लेकिन मैं अपना टास्क पूरा करूंगा। इसको कहते हैं जिम्मेदारी। बहानों से भागना नहीं। हनुमान जी बहाने से भाग सकते थे कि मुझे नहीं मिली जड़ी बूटी, लेकिन वो भागे नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी अपनाई, उन्होंने जिम्मेदारी को निभाया और लेकर आए पहाड़। दूसरी जिम्मेदारी देखिए, पहल करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई थी। अब हुआ क्या, घटना ये थी कि हनुमान जी को सीता जी को खोजने के लिए लंका भेजा गया। अब उनका काम क्या था? सिर्फ कि सीता जी के बारे में पता लगाना है और उनको वापस आ जाना है, सिर्फ इतना सा काम था उनका। लेकिन जिम्मेदारी कैसे निभाई? उन्होंने सिर्फ उतना काम नहीं किया जितना बोला गया था, उन्होंने उससे कहीं गुना ज्यादा किया। उन्होंने क्या किया? जो रावण था उसकी अशोक वाटिका और जो लंका है उसमें आग लगाकर आ गए। सीता जी को तो ढूंढ लिया, उनसे बातचीत भी हो गई, लेकिन आते आते उन्होंने कर्तव्य दिखा के आ गए। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि भैया उन्होंने शत्रुओं के मन में एक डर पैदा कर दिया कि जिनसे मैं लड़ाई करने जा रहा हूं, उनके एक साथी ने आकर हमारी पूरी लंका में आग लगा दी, तो जब वो आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे, तब सोचकर देखिए क्या करेंगे। तो हनुमान जी ने क्या जिम्मेदारी निभाई? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो तो निभाई ही, लेकिन शत्रु के मन में डर पैदा करके भी आ गए कि हमारे श्री राम से यदि आप लड़े या सोची भी तो अभी तो सिर्फ लंका जलाई है, बाद में क्या क्या होगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहां पर देखिए संदेश क्या है, एक जिम्मेदार व्यक्ति सिर्फ ड्यूटी पूरी नहीं करता, उससे आगे बढ़कर भी काम करता है। हनुमान जी से ये हम सीख सकते हैं। फिर से वही बात कह रहा हूं, हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं, कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर, इस बात को बार बार कहने से कुछ नहीं होगा। इस बात को समझिएगा। इस बात का अर्थ समझकर उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। छोटी सी विनती है, मुझे पता है इस बात से कई लोगों को दुख पहुंच सकता है, कई लोग मेरा विरोध कर सकते हैं कि आप ऐसा कैसे करें, हनुमान चालीसा पढ़ने से तो जीवन में बहुत सफलताएं मिलती है। बिल्कुल मिलती है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़कर उसके अंदर जो संदेश है, जो हनुमान जी ने किया है, उन चीजों को अपने जीवन में जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक तो सफल नहीं होंगे। इस बात को याद रखिएगा। पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के बाद हनुमान जी ने क्या क्या किया है, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसको आपको अपने जीवन में सीखना है और उसे अप्लाई करना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक और ड्यूटी उन्होंने निभाई, समर्पण की जिम्मेदारी। अब देखिए घटना ये थी कि रामायण जी में कई बार ऐसे मौके आए जहां पर बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 100 योजन का समुद्र था, उसको पार करना था। यहां पर भी देखिए बात आई कि जाना है, तो हनुमान जी ने यह कभी नहीं पूछा कि मैं क्यों जाऊं, अरे भाई दूसरे भी लोग हैं, उनसे भी काम करवा लो, अब मैं ही क्यों जाऊं 100 योजन का जो समुद्र है उसे पार करने। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बाकी लोग क्यों नहीं जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा, कितनी प्यारी बात कही, राम काज कीन्हे बिनु मोही कहां विश्राम। इसका मतलब कि श्री राम का जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, अरे भाई मुझे विश्राम का कहां विश्राम है, मुझे विश्राम करना ही नहीं है। जब तक श्री राम का काम पूरा नहीं हो जाता मैं विश्राम नहीं करूंगा।
तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि मुझे आराम ही नहीं है। सीख क्या है? उन्होंने काम को बोझ नहीं समझा, उन्होंने उस काम को पूजा माना कि ये तो मेरी पूजा है यार भाई, ये कोई मेरे लिए काम थोड़ी ना, बोझ थोड़ी ना है, ये कोई जिम्मेदारी मेरे लिए बोझ थोड़ी ना है, ये मुझे पेन भी देगी तो अच्छी लगेगी क्योंकि ये तो मेरी पूजा का पार्ट है। तो हनुमान जी से कितनी महान बात सीख सकते हैं कि यदि आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। हनुमान जी को कोई मोटिवेट थोड़ी ना करने आया, अरे उठो समुद्र पार करना है, अरे उठो पहाड़ उखाड़ के लाना है, या संजीवनी बूटी लाना है, या लंका जलाकर आना है। उन्हें किसी को मोटिवेट करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ी थी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि भाई उनके पास जिम्मेदारी थी कि सीता माता को वापस लेकर आना है सुरक्षित। ये जिम्मेदारी होती है, इससे मोटिवेशन आता है। रानी लक्ष्मीबाई कितनी जिम्मेदारी, भाई देखो मातृभूमि की रक्षा करने की जिम्मेदारी जब रानी लक्ष्मीबाई पर आई, सिर्फ 29 साल की थी यार वो, जब वो इस दुनिया से चली गई, सिर्फ 29 साल की। आज आप अपनी उम्र देख लीजिए, 2-4 साल आगे पीछे होंगे। सिर्फ 29 साल की उम्र में देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। जब अंग्रेजों ने उनकी झांसी को हड़पने की कोशिश की तो उनके पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता क्या था कि वो अंग्रेजों की बात मान लेती, पेंशन ले लेती और आराम से जिंदगी जीती, कोई दिक्कत नहीं थी, पेंशन आती रहती, सारी सुविधाएं मिलती रहती, बढ़िया अपनी जिंदगी को जीती, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। लेकिन उन्होंने पहला वाला रास्ता नहीं चुना, उन्होंने दूसरा वाला रास्ता चुना। उन्होंने कठिन रास्ता चुनते हुए कहा कि मैं कसम खाती हूं भाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आप सोच कर देखिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ 29 साल की उम्र, यदि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती तो मोटिवेशन नहीं आता। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मोटिवेशन आया। कोई उन्हें मोटिवेट करने थोड़ी ना गया था कि भाई उठो, आपको युद्ध लड़ना है, आपको ये करना है। नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मेरी जिम्मेदारी है, झांसी को कुछ नहीं होने दूंगी। अब आपको यह समझना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग कैसे दिखते हैं। आपको समझ में आ गया? हनुमान जी जैसे, लक्ष्मीबाई जैसे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली। अब आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शुरुआत कर सकते हैं? आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं फ्री में जो आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाने में मदद करेगी? क्योंकि जितने भी सफल लोग हुए हैं, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए मोटिवेशन नहीं आता। यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो मोटिवेशन आता है। पहला, आप ना एक पौधा लगाओ और उसके जिंदा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैंने भी पौधे लगाए हैं और मेरे घर पर भी पौधे लगे हुए हैं और मैंने खेतों में भी पौधे लगाए हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी। आम के पौधे लगाए हैं, जाम के पौधे लगाए हैं। इससे क्या होता है ना, देखो एक्टिविटी क्या है, घर में एक पौधा लगाए और उसकी जिम्मेदारी ले कि भाई मैं इसमें खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, जो भी चीजें लगेगी वो मैं से डालूंगा, जिंदा रखूंगा, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉजिक क्या है, बड़ा प्यारा लॉजिक है इसका। देखो पौधा बोल नहीं सकता, यदि आप उसको पानी देना भूलेंगे तो होगा ये कि वो सूख जाएगा। आपको दूसरों के जीवन के प्रति जवाबदेह बनाता है ये एक्टिविटी, आपको दूसरों के जीवन के प्रति जवाबदेह बनाएगा कि अगर पौधा मर गया तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। समझिएगा लॉजिक कितना प्यारा है। एक पौधा बोलेगा नहीं कि भाई मेरे को पानी देने, आपको देना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं देंगे तो वो पौधा मर जाएगा, जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। तो आपको गिल्ट फील होगा कि यार देख मैं एक पौधे को जिंदा नहीं रख पाया। तो आप अपने जीवन के प्रति भी जिम्मेदार होंगे। अगली एक्टिविटी क्या है, घर का कोई भी एक बिल ना अपने सर पर ले लो, छोटा सा बिल, कि घर में हर दिन 1 लीटर दूध मैं लाऊंगा। 1 लीटर दूध कितने का आएगा भाई? या तो 60 रुपए का आएगा या 70 रुपए, बस इतने का ही आएगा 1 लीटर दूध। आप इस 60-70 रुपए की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो कि भाई मैं कहीं से भी कमा के ये 60-70 रुपए का दूध मैं लाऊंगा। जिस दिन आपने ये जिम्मेदारी ले ली, छोटी सी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके जीवन में ना इतना मोटिवेशन आ जाएगा क्योंकि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि रोज 60-70 रुपए कमा के यार दूध ले आऊं। आपको पता चलेगा इससे कितनी लर्निंग मिलती है, कितनी सीख मिलती है, कितना मोटिवेशन मिलता है। प्लस एक बहुत प्यारा लॉजिक है इसमें। लॉजिक क्या है, जब पैसा आपकी जेब से जाता है ना तो आपको संसाधनों की असली कीमत समझ में आती है और आपको फाइनेंशियली जिम्मेदारी समझ में आती है। आपको यह बात भी समझ में आती है कि मैं तो 60-70 रुपए का दूध लाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो सोचकर देखो मेरे पिताजी को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी हमें बड़ा करने के लिए, हमारी फीस भरने के लिए। कितनी मेहनत से वो कमाते होंगे और एक झटके में हम उनसे बोल देते हैं कि पापा 50,000 फीस है या 1 लाख फीस है, हमें दे दो, और पापा निकाल के भी दे देते हैं। तो आपको ना पिताजी के प्रति भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा, अपने प्रति भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा और फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई पैसा कैसे काम करता है। तो ये एक टास्क आप कर सकते हो, बहुत प्यारा टास्क है। नो एक्सक्यूज चैलेंज ले सकते हो कि अगले 7 दिनों तक मैं किसी चीज के लिए बहाने नहीं बनाऊंगा, किसी के ऊपर कोई चीज थोपूंगा नहीं, जो भी जिम्मेदारी होगी मैं खुद लूंगा। ये आप चैलेंज ले सकते हो, ये भी आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने में बहुत मदद करेगा। यदि आप किताबें पढ़ना चाहते हो तो एक्सट्रीम ऑनरशिप नाम की एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। 7 हाईली इफेक्टिव पीपल की ये जो हैबिट्स होती हैं, ये बहुत प्यारी किताब है। और एक 12 रूल्स फॉर लाइफ, ये भी एक बहुत प्यारी किताब है, आप इसको भी पढ़ सकते हो।
अब वीडियो के एंड में आते आते आपको 3 बातों के बारे में बहुत ज्यादा गहरी समझ आ गई होगी। पहला, कि आपका पेन ही आपकी प्रोग्रेस है, पेन ही आपका पावर है, पेन प्रॉब्लम नहीं है, पेन पावर है। पहली बात समझ में आई होगी। दूसरी बात समझ में आई होगी कि ईगो हमेशा एनिमी है आपका, उससे दूर रहना है, बच के रहना है, उसको डाउन करना है। और तीसरा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपका मोटिवेशन है। अब यदि आप चाहते हो कि 2026 में हर टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में इसी प्रकार से समझाऊं ताकि आपके जीवन में बदलाव आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और एक जरूरी काम जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नई चीज लेके आ रहे हैं, नया कुछ लॉन्च करने वाले हैं जहां आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जितनी जल्दी हो सकता है ना ज्वाइन कर लीजिए। उसे ज्वाइन करने से ये होगा कि जो एप्लीकेशन और वेबसाइट हमारी नई आ रही है जहां पर आपको फ्री बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, उसकी लिंक वहां पर आएगी, उसकी डिटेल वहां पर आएगी। हम मेडिटेशन करने वाले हैं, हम फाइनेंशियली बहुत सारे टॉपिक सीखने वाले हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, फ्री में मदद करूंगा आपकी आगे बढ़ने में। मेंटली हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और इमोशनली बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी को बदल देने वाले वीडियोज़ की सीरीज़ अब शुरू हो चुकी है। ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ अब आते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।